नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम टिकट की रेस। लोकसभा चुनाव के पहले टिकट की रेस में आज हम 8 मार्च को चर्चा कर रहे हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की, और कल 9 मार्च को शाम के ठीक 6:30 बजे चर्चा करेंगे बक्सर लोकसभा क्षेत्र की। तो देखिए, दरभंगा की चर्चा, दरभंगा जिसे मिथिला की राजधानी कहते हैं, अलग मिथिला राज्य की मांग भी की जाती है, और मिथिला पान के लिए, पाक के लिए, मखाना के लिए, क्या क्या चीज़ के लिए, अपनी मीठी जुबान के लिए मशहूर है। और मिथिला का राजनीतिक इतिहास भी स्वर्णिम रहा है, मिथिला का राजघराना, यह भी आप जानते हैं। तो आज टिकट की रेस में हम आपको बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं, किसकी किस्मत बंद होते होते खुल गई है, और दूसरी ओर संकट क्या है। लेकिन इसके पहले दरभंगा के चुनावी इतिहास, चुनावी सफर को जानना आवश्यक है कि यहाँ के चुनाव में क्या क्या होता रहा है, भूगोल भी जानना चाहिए। तो देखिए, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनके नाम है गौराबुराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर। देखिए, गौराबुराम से स्वर्णा सिंह चुनाव जीती हुई हैं, वीआईपी पार्टी से चुनाव जीती थीं, बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी जेडीयू के चुनाव जीते हुए हैं। अलीनगर से मिश्री लाल यादव, ये भी वीआईपी पार्टी से चुनाव जीते थे, बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन इन्होंने क्या किया, बिहार में एनडीए सरकार की बहुमत परीक्षण के वक्त आपको पता है। तो आगे जब कभी चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव, तो मिश्री लाल यादव को बीजेपी झटका दे सकती है। आपको पता है कि 12 फरवरी के दिन ये तभी विधानसभा में आए नीतीश कुमार की सरकार के विश्वास मत के परीक्षण में वोट देने, जब इनके बेटे को पुलिस ने उठा लिया था, और तब इनका पता चला था कि ये हैं कहां और ये आ रहे हैं। तो मिश्री लाल यादव, देखिए, वैसे मिश्री लाल यादव के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्हें अपने भविष्य का पता है, वे इंडिया ब्लॉक आरजेडी के संपर्क में है, वे लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं यदि मधुबनी से आरजेडी उन्हें टिकट दे दे तो। खैर, तो अलीनगर से मिश्री लाल यादव, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव, आरजेडी के पुराने सिपाही हैं, नेता हैं, महागठबंधन सरकार में मंत्री थे, लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। दरभंगा से संजय शराबगी, बीजेपी के हार्डकोर हैं, और संजय शराबगी। देखिए, बहादुरपुर से मदन सहनी जेडीयू के अभी भी बनेंगे। जब देखिए, आपको मालूम होगा कि महागठबंधन की सरकार थी तब भी मंत्री थे, एनडीए की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो यदि हम 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं, तो इन सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी, मतलब बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर को बढ़त मिली थी, और उन्होंने शानदार तरीके से जीत हासिल की थी। मोदी की लहर की भूमिका भी थी, और जो ध्रुवीकरण होता है मुसलमान बनाम हिंदू, उसका असर भी दरभंगा में साफ साफ दिखाई पड़ा था। लेकिन यदि हम सबसे बड़ी बढ़त की बात करें कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के किस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 2019 में सबसे अधिक बढ़त मिली थी, तो वो विधानसभा क्षेत्र है बहादुरपुर। और बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में गोपाल जी ठाकुर को 1,10,478 मत आए थे, और आरजेडी के उम्मीदवार को 52,386 मत आए थे। तो यह फासला था। बहादुरपुर के एमएलए इन दिनों मदन सहनी है। अब देखिए, यदि हम यहाँ के सांसदों का इतिहास जानें, तो देखिए, 1952 में पहले चुनाव में हमें अब्दुल जलील प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जीते हुए सांसद दिखाई पड़ते हैं। आगे देखिए, 1957 और 62 में नारायण दास कांग्रेस से, और इसके बाद 1967 में सत्यनारायण सिन्हा कांग्रेस से, 1971 में विनोदानंद झा कांग्रेस से, 1972 में ललित नारायण मिश्रा उपचुनाव हुआ था और ललित नारायण मिश्रा चुनाव जीते थे। 1977 में जब इंदिरा गांधी को हटाना था, तो जनता पार्टी के सुरेंद्र झा सुमन ने दरभंगा से जीत हासिल की थी। 1980 में फिर से कांग्रेस के हरिनाथ मिश्रा ने यहां से चुनाव जीता। 1984 में लोक दल से विजय कुमार मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा के बेटे, चुनाव जीते, और 1989 में 1989 में शकीलुर रहमान जनता दल से, और 1991, 96 और 98 में अली अशरफ फातमी, पहले जेडी से मतलब जनता दल से और बाद में राष्ट्रीय जनता दल से। 1999 में कीर्ति आज़ाद ने यहाँ से जीत हासिल की। देखिए, कीर्ति आज़ाद
दिवंगत मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे हैं, भारत के स्टार क्रिकेटर रहे हैं, इन दिनों टीएमसी में हैं। उनकी कहानी भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। और देखिए 2004 में अली अशरफ फातमी चुनाव जीते आरजेडी से। 2009 और 2014 में देखिए कीर्ति आजाद चुनाव जीते और फिर 2019 में गोपाल जी ठाकुर। तो देखिए अब कहानी हम आगे की बात करें, इसके पहले यहाँ के सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण को भी समझ लेना आवश्यक है। जो देखिए आंकड़े हैं जिन्हें माना जाता है कि बहुत हद तक ठीक हैं और जिससे पहचान की जाती है किसी व्यक्ति की। देखिए टाइटल और सरनेम से पहचान लोग करते हैं कि किस जाति के हैं। तो दरभंगा संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी जो दिखाई पड़ती है वह मुसलमानों की दिखाई पड़ती है और मुसलमानों की संख्या 3,44,425 है। इसके बाद यादव हैं 1,66,237 और देखिए झाजी मतलब ब्राह्मण पंडित जिनके नाम के आगे झा लगे हैं उनकी संख्या 1,26,593। ये जो आंकड़ा निकाला गया है वह मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट है उसमें जो नाम दर्ज है उसके आधार पर आधारित है। अब देखिए पासवान जो हैं 1,02,353 और मंडल जिनके नाम के आगे मंडल लिखा है उनकी संख्या है 67,618 और शहनी 57,016। याद रखिएगा इसी जिले से दरभंगा जिले से मुकेश सहनी भी आते हैं। ठाकुर 56,775 और सिंह 55,671। तो देखिए यदि हम चुनावी इतिहास की बात करें और गणित को समझें तो अली अशरफ फातमी जब कभी चुनाव जीते हैं तो बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं और जब हारे हैं तो कम मतों के अंतर से चुनाव हारे हैं। हम 1999 से शुरुआत करते हैं। 1999 में देखिए कीर्ति आजाद ने जीत हासिल की 3,95,549 मत लाकर और अली अशरफ फातमी 3,40,001 मत लाकर चुनाव हारे थे। मतलब करीब 55,000 मतों से जीत हार का अंतर था। अब देखिए 2004 में अली अशरफ फातमी ने फिर से जीत हासिल कर ली थी। 4,27,672 मत आए थे और कीर्ति आजाद बीजेपी के उन्हें 2,84,209 मत आया था। तो इस प्रकार अली अशरफ फातमी की जो जीत हुई थी वह 1,43,463 मतों से हुई थी। 2009 में कीर्ति आजाद ने फिर से जीत हासिल की और उन्होंने अली अशरफ फातमी को हरा दिया। कीर्ति आजाद बीजेपी के प्रत्याशी 2,39,256 मत आए और अली अशरफ फातमी 1,92,814 मत लाकर चुनाव हार गए। चुनाव हारे 46,442 मत से। देखिए 2009 में हमने यह भी देखा कि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस नहीं था तो यहां कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अजय जालान चुनाव लड़े थे और उन्हें 40,724 मत आए थे। अब देखिए 2014 हर हर मोदी घर घर मोदी का चुनाव हुआ और कीर्ति आजाद ने फिर से चुनाव जीता। कीर्ति आजाद ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर 3,14,933 मत प्राप्त किए। अली अशरफ फातमी चुनाव हार गए। आरजेडी के उम्मीदवार 2,79,905 वोट लाकर। तो इस तरीके से वह 35,028 मतों से चुनाव हारे। संजय कुमार झा जेडीयू के उम्मीदवार थे क्योंकि 2014 में एनडीए अलायंस में नीतीश कुमार नहीं थे तो संजय झा को 1,04,494 मत आया। तो जीत हार 35,028 मतों से कीर्ति आजाद और अली अशरफ फातमी के बीच। देखिए 2019 में जब मोदी की आंधी, अली अशरफ फातमी चुनाव नहीं लड़े, हुए बेटिकट कर दिए गए और यहां अब्दुल बारी सिद्दीकी को आरजेडी ने टिकट दिया। लेकिन गोपाल जी ठाकुर ने जो नए उम्मीदवार थे बीजेपी के, कीर्ति आजाद को बेटिकट किया गया था, वे झारखंड जाकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो गोपाल जी ठाकुर ने प्रचंड जीत हासिल की 5,85,013 मत लाकर और अब्दुल बारी सिद्दीकी को 3,17,485 मत मिले, जो जीत हार का फासला बनता है 2,67,528 मतों का। अब देखिए हम 2024 के दावेदारों की बात करें। देखिए जब बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरी और जब एनडीए की सरकार बनी तो सबसे अधिक चिंता में कोई सांसद आए थे तो वे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर थे।
क्योंकि नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी के करीब ले जाने में जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा की भूमिका थी। और संजय झा पिछले कई वर्षों से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी 28 जनवरी 2024 को, तो यह मान लिया गया कि संजय झा ही दरभंगा से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे जेडीयू के। बीजेपी यह सीट छोड़ेगी और सीट ट्रांसफर का फार्मूला भी निकाला गया कि देखिए, दरभंगा की सीट बीजेपी जेडीयू के लिए छोड़ेगी और भागलपुर की सीट जेडीयू बीजेपी के लिए छोड़ेगी। लेकिन देखिए कितने खुशकिस्मत हैं गोपाल जी ठाकुर कि संजय झा को लोकसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं पड़ा। जब राज्यसभा का चुनाव आया और राज्यसभा में जेडीयू को अपना उम्मीदवार भेजना था, तो संजय झा के नाम का चयन कर लिया गया। संजय झा राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। तो अब संजय झा के चुनाव लड़ने की कोई संभावना है नहीं और इस प्रकार से बीजेपी को यह सीट जेडीयू के लिए छोड़ना भी नहीं है। तो देखिए, गोपाल जी ठाकुर फिर से उम्मीदवार होंगे। भाजपा के संघ के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, यह अलग बात है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि जिसके पास झंडा होता है, जिसके पास डंडा होता है, जिसके पास बंदा होता है, वह मजबूत उम्मीदवार होता है। और बीजेपी में तो यह नारा ही है कि उम्मीदवार कोई हो, महत्वपूर्ण यह है कि उसके पास फूल निशान है, कमल फूल का निशान। नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि आपको निशान देखना है, आपको उम्मीदवार नहीं देखना है, निशान को जिताना है, उम्मीदवार को नहीं जिताना है। तो निशान मतलब गोपाल जी ठाकुर के पास ही होगा, इस बात की प्रबल संभावना है, क्योंकि दूर दूर तक उनकी उम्मीदवारी को चुनौती देने वाला बीजेपी के भीतर कोई दिखता नहीं है। तो ये बात तो हो गई एनडीए की। लेकिन इंडिया ब्लॉक में उम्मीदवार का अकाल है। जब मैं ग्राउंड जीरो से मतलब दरभंगा से जानकारी प्राप्त कर रहा था, तो कोई भी व्यक्ति, हमने आरजेडी में भी बात की, हमने वहां के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, हमने जेडीयू में बात की, हमने कांग्रेस में बात की, हमने बीजेपी में बात की कि कौन कौन लोग उम्मीदवार हैं। तो गोपाल जी ठाकुर का नाम तो स्पष्ट किया गया, लेकिन इंडिया ब्लॉक से कौन उम्मीदवार होगा, यह बड़ा सवाल। और सभी कह रहे थे चेहरा अभी स्पष्ट नहीं है। देखिए, एक बात पर और ध्यान देना होगा कि अली अशरफ फातमी के बारे में खबर यह है कि वे घर वापसी कर रहे हैं। अली अशरफ फातमी अभी जेडीयू में है, तो घर वापसी कर रहे हैं, तो वे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब संजय झा लड़ने की तैयारी कर रहे थे तब भी उनकी तैयारी थी। लेकिन पिछले दिनों हमारी बातचीत हुई थी, वे लाइव स्टेज के पटना कार्यालय में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि उनकी चॉइस जो है मधुबनी है। लेकिन यदि अली अशरफ फातमी की घर वापसी आरजेडी में हो रही है, और दूसरी बात कि अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार विधान परिषद के लिए भेजे जा रहे हैं बिहार विधान परिषद में, तो क्या अली अशरफ फातमी को, जो कई बार दरभंगा से सांसद रहे हैं, उन्हें आरजेडी दरभंगा से चुनाव लड़ाएगा या फिर मधुबनी भेजेगा, यह देखने और समझने की बात होगी। हमने आपको बताया ही है कि जब अली अशरफ फातमी चुनाव हारे हैं तो कम मतों के अंतर से चुनाव हारे हैं। लेकिन एक बात का खतरा दरभंगा में बना रहता है, दरभंगा में, मधुबनी में, या यूं कहें कि बिहार में, कि जब कभी बीजेपी के खिलाफ कोई मुसलमान उम्मीदवार होता है तो मतों का ध्रुवीकरण हिंदू बनाम मुसलमान हो जाता है। अब आप दरभंगा का दृश्य ही देखिए ना। दरभंगा में अभी आपको हमने बताया कि मुसलमानों की आबादी 3,44,425 और यादवों की आबादी 1,66,237। तो ये दोनों मिलाकर ही 5 लाख से अधिक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आरजेडी की हार होती है। मतलब यादव भी हिंदू और राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी को वोट कर देते हैं। तो एक चुनौती ये है। तो अली अशरफ फातमी पर ध्यान रखना होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी देखिए दरभंगा से चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे थे, वे चुनाव लड़ने की तैयारी मधुबनी से कर रहे थे। यदि उन्हें बिहार विधान परिषद में नहीं भेजा जाता है तो वे मधुबनी के चुनावी मैदान में आरजेडी की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से दिख सकते हैं। तो एक अली अशरफ फातमी पर नजर रखिए।
अब यदि हमने और भी खंगालने की कोशिश की, क्योंकि उम्मीदवार के नाम, दावेदार के नाम, पहलवान के नाम नहीं मिल रहे थे, तो लोगों ने कहा कि एक नाम और रखिए जिनकी चर्चा है, कुछ कुछ है। तो यह नाम कौन है? तो यह नाम है उदय यादव का। पैसे वाले हैं, एसएफसी एफसीआई में ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, विधान परिषद का चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे, पूरा माल बहाया था, और पटना में भी करीब हैं आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के। तो उदय यादव पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं। तो उदय यादव के बारे में यह बात सामने आई कि इन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है आरजेडी की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से। तो क्या उदय यादव अकेले, और क्या उदय यादव इतने पॉपुलर हैं, उनके चेहरे को लोग इतना जानता है कि दरभंगा का पार्लियामेंट चुनाव मोदी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के सामने लड़ लेंगे? तो लोगों ने कहा कि तब देखिए एक और नाम पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, और यह नाम है ललित यादव का, जो अभी महागठबंधन सरकार में मंत्री थे, दरभंगा ग्रामीण के एमएलए हैं, लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं, और पहचान भी है, सब कुछ है। लेकिन सवाल पैदा यह होगा कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने की छूट देते हैं कि नहीं देते। यदि छूट दी जाती है, कई विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो हैं वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ललित यादव पर भी दांव लगाया जा सकता है इंडिया ब्लॉक की ओर से। हालांकि ललित यादव ने अब तक कभी लोकसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो ये तो आरजेडी की बात रही। अब समझिए इस बात को कि क्या कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी कर सकती है? तो कांग्रेस में दावेदार हमें बहुत नहीं दिखे। खबर यह मिली कि मदन मोहन झा, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, दिवंगत नागेंद्र झा के पुत्र, बिहार विधान परिषद के सदस्य, जिनकी बड़ी पहचान, बड़ी शख्सियत, और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के रूप में उन्होंने काजल की कोठरी से बेदाग निकलने का काम किया, मदन मोहन झा का नाम लोग लेते हैं। दरभंगा में खबर यह भी मिली कि उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा तैयार रहने को कहा गया कि देखिए किसी ब्राह्मण को चुनाव लड़ाना है, दरभंगा लड़ा दे तो क्या परेशानी है, और आपकी पहचान इतनी है। लेकिन मदन मोहन झा ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर, क्योंकि बहुत कुछ चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने को। तो कांग्रेस से मदन मोहन झा का नाम चर्चा में होता है, लेकिन वे तैयार नहीं दिखते हैं। देखिए, हमने इस वीडियो में प्रारंभ में कहा था कि कीर्ति आजाद, देखिए कीर्ति आजाद को दरभंगा के लोग आज भी नहीं भूलते, और कहते हैं कि कीर्ति आजाद जिस तरीके से क्षेत्र में पेश आते थे अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, किसी सांसद की हनक दिखाई पड़ती थी। सांसद क्या होता है, सांसद कैसे बोलता है, सांसद कैसे काम कराता है, यह बात कीर्ति आजाद से सीखनी चाहिए। लेकिन कीर्ति आजाद अब कांग्रेस में भी नहीं है। हमने बताया ही कि पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने झारखंड में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। अब वे तृणमूल कांग्रेस में हैं। तो उनके बारे में खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें किसी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो दरभंगा में एनडीए से उम्मीदवार तो तय हैं गोपाल जी ठाकुर, लेकिन इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार अभी तय नहीं है। कौन होगा उम्मीदवार, किसके चेहरे पर दांव लगाया जाएगा, यह देखने की बात होगी। हम भी इसकी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जरूरत होगी तो टिकट की रेस की दूसरी किस्त दरभंगा के लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। कल 9 मार्च को हम बक्सर लोकसभा क्षेत्र का हाल बताएंगे, और जिन दर्शकों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर कर लेंगे, और जो इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं पेज को लाइक करेंगे, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।